हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग मैट्रिसेस कर रहे थे। हम मैट्रिसेस में अगले लेक्चर में जो लेक्चर गया वाला लेक्चर है वो लेक्चर में साइमल्टेनियस इक्वेशन के बारे में, रैंक के बारे में, एक्लन फॉर्म के बारे में पढ़ा। आज रैंक मेथड से यूज़ करेंगे कुछ क्वेश्चन आईआईटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के। आईआईटी मतलब जेई मेन, जो ट्रिपल ई है जिसको कहते हैं, जेई मेन एंड एडवांस क्वेश्चन। अगर रैंक से करेंगे तो बहुत ईजी होगा, और उसी को अगर विदाउट रैंक का करेंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो रैंक से ही करेंगे ज़्यादा क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को, इतना याद रखिए। लेकिन दो क्वेश्चन थे जो पहले इन्वर्स वगैरह, एडजॉइंट वगैरह के बचे हुए थे, वो करेंगे सिमेट्रिक वगैरह। उसके बाद फिर साइमल्टेनियस के क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन करेंगे। हर एक क्वेश्चन जेई मेन एडवांस के ही होंगे और दिखने में डिफिकल्ट होता है लेकिन होता बहुत इजी है। वो अगर सही से सॉल्व करें उसको बहुत ही ईजी होता है, होशियारी से सॉल्व करना होता है। मैट्रिक्स का टोटल कॉन्सेप्ट जो रिक्वायरमेंट था कंपटीशन बेस्ड के लिए वो एंड हो गया। आई होप आज मैट्रिक्स का लास्ट लेक्चर हो, प्रॉब्लम ही सेशन है और 8 to 9 प्रॉब्लम हो जाए आज, कि 8 to 9 प्रॉब्लम से ज़्यादा हो नहीं पाते 1 आवर में, उससे ज़्यादा नहीं हो पाते। 8 to 9 प्रॉब्लम हो जाएंगे। उसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि मैट्रिक्स आज एंड हो जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर में जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा आएगा। पहले मैं डायरेक्टर सर से बात कर लूँगा कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है, उसके बाद मैं आपको इन्फॉर्म, और ऐसा वीडियो ही देख लेंगे। वीडियो में जो टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन ही से स्टार्ट करते, तो इंट्रोडक्शन से ही आपको पता चल जाता है कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट हुआ है। तो आज आप ये याद रखिए कि आज आपका मैट्रिक्स मेरी तरफ से एंड होने वाला है। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जितने प्रॉपर्टी हैं वो याद रखने हैं, जितने कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं, क्वेश्चन जो सॉल्व करने के टेक्निक सब बता रहे हैं अच्छे क्वेश्चन को, उसे अडॉप्ट करना है धीरे धीरे। और जितना प्रैक्टिस करेंगे आप अच्छा होंगे। विदाउट प्रैक्टिस का कोई भी इंसान नहीं बन सकता अच्छा, तो प्रैक्टिस कंपलसरी लगता है। आज का पहला क्वेश्चन है कि M एक मैट्रिक्स है जो 2x2 मैट्रिक्स है और सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक है विथ इंटीजर इंट्रीज। विथ इंटीजर इंट्रीज। M इनवर्टेबल है। इन्वर्टेबल तो इफ इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन आंसर है, तो कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो बताना। पहला ऑप्शन है द फर्स्ट कॉलम, the first column of M is the transpose of the second रो। ये ऑप्शन करेक्ट है नहीं करेक्ट है, लेकिन M इन्वर्टेबल होना और सिमेट्रिक भी होना, इंटीजर इंट्रीज होना। दूसरा ऑप्शन है the second row of M is the transpose of the first कॉलम। ये दोनों एक ही बात है, देखो ध्यान से। तो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सिर्फ उल्टा करके लिख दिया, कोई फर्क नहीं। अगर ये करेक्ट होगा तो ये भी करेक्ट होगा, ये याद रखना है कि इसमें से कोई एक भी करेक्ट हुआ तो दोनों करेक्ट हो जाएगा। तो किसी एक के लिए चेक करेंगे, दूसरे के लिए चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तीसरा है
M is a diagonal matrix with non-zero entries in the main diagonal. मेन डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल को कहते हैं, वो आपको डायगोनल के बारे में बताया था हमेशा। ये मेन डायगोनल होता है, ये सेकेंडरी डायगोनल होता है। लास्ट ऑप्शन है ओके। लास्ट ऑप्शन में पढ़ता, बाद में लिख लूंगा चेक करके कि द प्रोडक्ट ऑफ द एंट्रीज ऑफ मेन डायगोनल of M is not the square of an integer। ये चौथा ऑप्शन लिखेंगे, पहले तीन ऑप्शन हम वेरीफाई करेंगे सही से। तो पहले बात, ये ऑप्शन लिख चुके होंगे तो फर्स्ट एंड सेकंड के लिए हम चेक कर लेते हैं एक ही बार में। कोई एक चेक करेंगे तो दूसरा भी चेक हो जाएगा साथ साथ में। पहला फेल तो दूसरा फेल, पहला पास तो दूसरा पास। तो M एक ले लेते सिमेट्रिक, सिमेट्रिक 2/2 है। यहाँ A लेते, यहाँ B लेते, यहाँ भी B होना। A21 तो A12 A12 तो A21 बराबर होना, यहाँ C ले लेते। अब क्या कर रहा था फर्स्ट में, फर्स्ट ऑप्शन क्या रहा था, फर्स्ट का कॉलम इक्वल टू सेकेंड रो का ट्रांसपोज बराबर है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा था के फर्स्ट कॉलम इज द ट्रांसपोज ऑफ सेकेंड रो, तो सेकेंड रो का ट्रांसपोज किया तो फर्स्ट कॉलम मिलेगा। अब दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो गए तो यहां से A इक्वल टू B एंड ये वाला इक्वल B इक्वल टू C, तो A इक्वल टू B इक्वल टू C। अब मुझे M लिखेंगे तो हर एक एलिमेंट A के बराबर होगा, A। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A लिखेंगे, M लिखेंगे तो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर 0। लेकिन पहला क्या बोला था ऊपर में कि M इन्वर्टेबल चाहिए, तो इन्वर्टेबल नहीं होगा। M क्या हुआ, अगर फर्स्ट कॉलम ट्रांसपोज ऑफ सेकेंड रो के बराबर हो तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स आया, नॉन सिंगुलर नहीं आया। नॉन सिंगुलर को ही हम इन्वर्टेबल कर सकते हैं, सिंगुलर इन्वर्टेबल। तो M सिंगुलर होगा, इन्वर्टेबल नहीं है, तो पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन फेल, पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन फेल। अब M is a diagonal matrix with non-zero entries in the main diagonal। तो डायगोनल मैट्रिक्स है, तो M का डायगोनल मैट्रिक्स लिख लिया हम A 0 0 B, राइट। इसका आगे डिटरमिनेंट ले तो आएगा AB, सीधा सा AB कह रहा है कि M is the diagonal matrix with non-zero entries in the main diagonal। अगर A not equal to 0 है, B not equal to 0 है, यहां कह रहा है कि नॉन जीरो इंट्रीज इन द मेन डायगोनल, A भी नॉन जीरो, B भी नॉन जीरो। लेकिन M क्या आया, A भी आया डायगोनल का प्रोडक्ट, लेकिन A नॉन जीरो B नॉन जीरो है, तो M जो आया दोनों नॉन जीरो को मल्टीप्लाई किया तो नॉन जीरो है। डिटर्मिनेंट ऑफ M नॉन जीरो आया, दैट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ। तो इस C के कंडीशन में, इस कंडीशन में M नॉन जीरो है, दैट इज इन्वर्टेबल है, तो ऑप्शन C पास हुआ, ऑप्शन C आंसर हुआ। ओके अब चौथा ऑप्शन था डी वाला ऑप्शन, द प्रोडक्ट ऑफ इंट्रीज, द प्रोडक्ट ऑफ इंट्रीज इन द मेन डायगोनल
main diagonal of M is not the square of an integer. स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर बोला है कि m में जो भी एलिमेंट है सिमेट्रिक a b b c, तो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a में लिखेंगे तो होगा ca माइनस बी स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ इंट्रीज इन द मेन डायगोनल, तो मेन डायगोनल का प्रोडक्ट ca of m is not the square of an integer। m अगर not equal to 0 हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ m, किसके लिए? इन्वर्टिबल के लिए, तो डिटर्मिनेंट not equal to 0 हुआ तो ca not equal to b स्क्वायर हुआ। b एक इंटीजर है, तो इंटीजर का स्क्वायर कभी भी मेन डायगोनल का प्रोडक्ट नहीं आ सकता है, तो ये भी आंसर हुआ, क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ इंट्रीज इन द मेन डायगोनल ऑफ m इज नॉट, m का क्या होना? इन्वर्टेबल होना, सिमेट्रिक होना, तो सिमेट्रिक b b ये ac एंड नॉट इक्वल टू 0, तो ये जो है मेन डायगोनल का प्रोडक्ट कभी भी कोई इंटीजर का स्क्वायर नहीं बन सकता। ये है क्या कंडीशन, तो वो देखा m लिख लिया, कंडीशन लगाया नॉट इक्वल टू 0, तो ca नॉट इक्वल टू b स्क्वायर, a b c सारे इंटीजर है, तो इंटीजर का स्क्वायर नॉट इक्वल टू ca, कोई इंटीजर का स्क्वायर कभी ca के बराबर नहीं है, तो नहीं आ सकता। ca मेन डायगोनल में, तो मेन डायगोनल का प्रोडक्ट कभी भी इंटीजर के स्क्वायर के बराबर नहीं है, तो ये आंसर ये भी हुआ डी, तो ऑप्शन सी एंड डी इसके करेक्ट आए। अब है इंटीजर टाइप क्वेश्चन। पहला k बोल रहा है कि पॉजिटिव होगा, दूसरा a का डेटा है मैट्रिक्स में 2k माइनस 1 2 रूट k यहां 2 रूट k 1 माइनस 2k माइनस 2 रूट k 2k माइनस 1 बी मैट्रिक्स है एक, वो मी मैट्रिक्स देके 0 2k माइनस 1 रूट k ग्रेटर देन 0 दिया है कि रूट वैलिड हो, नहीं तो रूट वैलिड नहीं होगा। 1 माइनस 2k 0 2 रूट k माइनस रूट k माइनस 2 रूट k 0। इफ दे रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट बी इक्वल टू 10 टू द पावर 6। वैल्यू बताना इंटीजर वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k शुड बी व्हाट, क्या होना चाहिए? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k विल बी होगा, क्या होगा मालूम करना, राइट। ये जो बॉक्स है ये ऑर्डिनरी बॉक्स नहीं है, मैं लिख नहीं रहा, पढ़ रहा, आपको समझना। ये बॉक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर है, क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर का मीनिंग पहले बता रखा है, फाउंडेशन से लेके काफी टाइम बताया है। अब ये फॉर्मूला से एडजॉइंट का है, तो a को देखो तो 3/3 है, सी बी भी देखो तो 3/3 है, तो एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट टू द पावर n माइनस 1, फॉर्मूला बताया था एडजॉइंट का 3 माइनस 1 प्लस डिटरमिनेंट ऑफ b, ये भी 3/3 है, 3 माइनस 1 10 टू द पावर 6
तो फाइनल ये डिटर्मिनेंट ऑफ a का टू द स्क्वायर प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ b 3 माइनस 2 का 1 स्क्वायर इक्वल टू 10 टू द 6। डिटर्मिनेंट a की वैल्यू निकालनी, b की निकालनी, पुट करना, आंसर निकालना। राइट राइट। अब हम एक चीज a का बाद में देख लेते, b को देखते। तो b का मुझे डिटर्मिनेंट चाहिए, तो b का डिटर्मिनेंट चाहिए b का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो यहां पे एक चीज देखो, माइनस कॉमन लो तो माइनस बाहर आएगा, तो माइनस बाहर आएगा तो माइनस 2k माइनस 1 बनेगा। ओके, अब मैं क्या देखता, डायगोनल सारे एलिमेंट जीरो हैं, ये इसका और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू सेम है बट साइन अपोजिट है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू सेम है, साइन अपोजिट है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू सेम है, साइन अपोजिट है। इस तरह के मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म है। स्क्यू सिमेट्रिक का डिटरमिनेंट जीरो होता है, स्क्यू सिमेट्रिक का डिटरमिनेंट जीरो होता है। तो यहां पे जीरो पुट करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ a स्क्वायर इक्वल टू 10 टू द पावर 6। राइट राइट। ओके, अब डिटरमिनेंट ऑफ b निकाल चुके हैं। डिटरमिनेंट b स्क्यू सिमेट्रिक था, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म की वैल्यू जीरो होता है, डिटरमिनेंट एक बार में आ गया, पुट कर दे। अब a को सिर्फ सॉल्व करना है। अब डिटरमिनेंट ऑफ a चाहिए मुझे, डिटरमिनेंट ऑफ a चाहिए। देखो मैंने एक्सपैंड कर रखा है, अब मुझे याद है एक्सपेंशन का लास्ट। अब जैसे भी एक्सपैंड करें, डायरेक्ट एक्सपैंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपैंड करने का फॉर्मूला बनता है किसका, वो फॉर्मूला बनता है 2k + 1 टू द होल क्यूब बनता है। जब इसको एक्सपैंड करेंगे डिटरमिनेंट को, तो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू एक्सप्रेशन है वाला, वो एक फॉर्मूला पे सेट होगा 2k + 1 के होल क्यूब पे। तो डिटरमिनेंट ऑफ a क्या आया, 2k + 1 होल क्यूब। अब यहां पे रखेंगे इस इक्वेशन में, तो 2k + 1 होल क्यूब, a स्क्वायर है तो a स्क्वायर इक्वल टू 10 टू द पावर 6। राइट, तो यार 2k + 1 टू द पावर 6 इक्वल टू 10 टू द पावर 6। 10 और 6 हटाएंगे तो यहां पे 2 बनेगा, 2k + 1 इक्वल टू 10, और प्लस माइनस इवन हटाते तो प्लस माइनस आता है, 2k + 1 इक्वल टू -10। लेकिन k का वैल्यू यहाँ पे -11/2 आया, नेगेटिव वैल्यू, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि k पॉजिटिव है, तो सिर्फ ये यहां से पॉसिबल होगा। 2k 10 - 1 9 आएगा, 9/2, तो k का वैल्यू आया 4.5। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा फ्लोर वैल्यू होता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन जेई के क्वेश्चन थे ये, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर k इक्वल टू फ्लोर वैल्यू इसका 4 आएगा। इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, फ्लोर वैल्यू बहुत डिटेल में काम करेंगे, इस पे फिर करेंगे तो टाइम बर्बाद है, फिर फाउंडेशन पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका 4 आया, इतना याद रखना है। तो इसका आंसर आया 4। राइट, इतना इजी से आ गया। अगर यही में प्रॉपर्टी याद नहीं होता, टेक्निक नहीं यूज करते, तो इस क्वेश्चन को हाफ आवर भी सॉल्व करते नहीं होता, हम तो कहते 1 घंटा भी करते तो नहीं होता। ओके, अब हम लोग आगे चलेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन का, कुछ रैंक वगैरह पे। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, और क्वेश्चन को आप भी लिखिए। आज का थर्ड क्वेश्चन,
आज का थर्ड क्वेश्चन है द नंबर ऑफ 3x3 मैट्रिक्स ए जो है 3x3 मैट्रिक्स है हुज एंट्रीज जिसके 3x3 तो 9 एलिमेंट होंगे, 9 एलिमेंट में वैल्यू क्या ले सकता है, हुज एंट्रीज आर ईदर 0 और 1, या तो हर एक एलिमेंट को 0 रख सकते हैं या तो 1 रख सकते हैं। एंड फॉर विच द सिस्टम ए को एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई किया और इधर बी इक्वेशन है, मतलब इक्वेशन का फॉर्मेट है ए कैपिटल एक्स इक्वल टू बी हैज एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। तो मैं जानता ऑप्शन में दे रखे एक 0 एक 2 to the 9 minus 1 एक 168 एक 2, मैं जानता है कि ये लीनियर इक्वेशन है 3 वेरिएबल में। लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल में यूनिक सॉल्यूशन जो आता है वो एक ही आता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन बहुत आते हैं, उसमें काउंट नहीं हो सकते, दो नहीं हो सकते। तो या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा विच कैन नॉट बी काउंट और फाइनाइट सॉल्यूशन विच कैन बी काउंट इन 1, एक ही में काउंट होगा जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं, यूनिक 1। तो यूनिक सॉल्यूशन है इसका 3 वेरिएबल ax इक्वल टू बी फॉर्मेट का बताया था। नेक्स्ट जो लास्ट लेक्चर था, जो लास्ट लेक्चर कंप्लीट किया था मैंने, उस लास्ट लेक्चर में x इक्वल टू बी बताया था कि यूनिक सॉल्यूशन आता है इनफाइनाइट से 9 सॉल्यूशन आता है। तो यूनिक माने एक होता है, तो 2 सॉल्यूशन आने का सवाल ही नहीं होता है ये 3 वेरिएबल में। तो यहाँ कह रहे हैं कि हैज एग्जैक्टली टू, हर एक सपोज एक मैट्रिक्स ए बनाया उसके लिए 2 सॉल्यूशन आना, फिर एक मैट्रिक्स ए बनाया 2 सॉल्यूशन, वैसा पॉसिबल ही नहीं है। हर एक मैट्रिक्स के लिए एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो है ही नहीं सकता, मतलब हम ऐसा मैट्रिक्स जनरेट कर ही नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते। तो आंसर इसका हुआ एक में नहीं 0। इतना आसान क्वेश्चन था और ज्यादा दिमाग लगाते तो 1 घंटा खर्च और टाइम में क्वेश्चन नहीं बनता है। सिंपल सा था, जो कॉन्सेप्ट बताया था इसमें कि इसके यूनिक क्वेश्चन, यूनिक आंसर इनफाइनाइट या नो सॉल्यूशन, 2 होने का सवाल ही नहीं उठता है एक मैट्रिक्स के लिए सॉल्यूशन। ओके, तो वो चीज याद रखना है आपको कि इसका नो सॉल्यूशन है। अब हम रैंक का कमाल दिखाते आज आपको, जो रैंक पढ़ा था कि रैंक का क्या कमाल है। आपके लिए 4th क्वेश्चन आज आपका गिवन है, दिया गया है 2x माइनस वाई प्लस 2 z इक्वल टू 2, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू -4। थर्ड इक्वेशन x प्लस y प्लस लैम्डा z इक्वल टू 4। लैम्डा की वैल्यू निकालना है सच दैट नो सॉल्यूशन। ऑप्शन दे रखे, पहला लैम्डा की वैल्यू 3, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 0, चौथा ऑप्शन -3। क्या दे रखे कि लैम्डा की वैल्यू निकालो सच दैट इसका, इस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होना। लैम्डा का ऑप्शन है 3, 1, 0, -3, इसमें से कोई होगा। अगर इसको डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे या मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो हम क्या करें, पहले मैट्रिक्स ए तैयार कर लेंगे, उसके बाद बी तैयार करेंगे। मतलब क्या है, मैट्रिक्स सी जो था ए कॉलम बी था, वहां से फट से पता चलेगा, रैंक निकाल लेंगे और रैंक से फट से पता चलेगा नो सॉल्यूशन कब होगा। 3 पॉइंट है वो याद कराएंगे अभी आपको। पहला ए का मैट्रिक्स 2 -1 2 1 -2 1 1 1 लैम्डा। बी मैट्रिक्स 2 -4 4, राइट। अब हम क्या करेंगे, सी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट जो मैट्रिक्स आएगा वो लिखते चलेंगे, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आएगा। हम, मेरा मेन टारगेट होता है फर्स्ट एंट्री नॉन जीरो होना और 1 होना,
इक्विवेलेंट फॉर्म में जनरेट करना रैंक देखने के लिए। इक्विवेलेंट तो इसको इंटरचेंज कर लेंगे, तो 1 के बाद -2 1 -4 1 -2 1 -4 इंटरचेंज किया तो यहां आएगा 2 -1 2 2 1 1 लैम्डा 4। यहां पे हम क्या किए, R1 को इंटरचेंज किए R2 के साथ, राइट, और कुछ नहीं किए। अब ऑपरेशन लगाना शुरू करेंगे रो कॉलम। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे 0 लाना है, यहां पे 0 लाना है, मेन टारगेट। तो यहां 0 लाने के लिए यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करता, R2 को रिप्लेस करेंगे R2 - 2 R1 से। तो फर्स्ट वाला तो एज इट इज रहेगा 1 -2 1, यहां पे -4 2 4, यहां पे 2 रखेंगे, 2 × 1 2 2 - 2 0, तो ये 0 हो गया। -1 यहां पे -1 के बाद -1 यहां पे 2 से -4 प्लस +4 -1 +4 यहां पे 3, फिर 2 -2 यहां रखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई यहां पे 0, राइट, ये गलत लिखा गया है। अब यहां पे 2 रखेंगे और 4 2 8 -, प्लस यहां 10, यहां पे भी R3 को भी करेंगे 0, तो R3 माइनस R1 सीधा से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1 - 1 0 1 - 1 0 1 - 1 3 आया यहां पे, लैम्डा -1 और 4 - 4 8 यहां पे आया, राइट। अब इसके इक्विवेलेंट मैट्रिक्स एक और निकालते हैं, 1 - 2 1 8 0 यहां पे रहता है, यहां पे 1 भी कर सकते हैं 3 भी कर सकते हैं, 3 से डिवाइड देंगे तो 1 आ जाएगा। वैसे बोला है कि नॉन जीरो एंट्री होना, एक शिफ्ट होना, इक्विवेलेंट फॉर्म बना रहा है। इक्विवेलेंट फॉर्म कल पढ़ाया, अच्छे से ध्यान देना, 0 10। अब यहां पे हम इसको 0 बनाना, मैं यहां 0 हो गया, इसके राइट में नॉन जीरो आना, यहां पे 0 होना, तो यहां पे 0 आने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे जस्ट, तो R3 को रिप्लेस करेंगे जस्ट R2 से सब्ट्रैक्ट करके, R3 - R2, तो 0 में से 0 गया 0, 3 में से 3 गया 0, लैम्डा -1 - 0 लैम्डा -1 8 - 10 -2, ओके। अब मेरा इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आ गया। ये वाला पोर्शन ए के लिए है और ये वाला पोर्शन कंप्लीट सी के लिए है। अब हम आपको कुछ याद दिलाते हैं। कल लिखा था कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। यहां पे रैंक ऑफ ए बी को सी मैट्रिक्स सी पढ़ा, तो रैंक ऑफ सी इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल 3 था। इसमें देखेंगे तो नॉन जीरो रो नॉन जीरो रो, अगर इसको नॉन जीरो तो नॉन जीरो हो जाएगा, तो रैंक हो जाएगा 1 2 3 3 3 रैंक, तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्यूशन नहीं चाहिए, तो ये वाला तो चाहिए नहीं। दूसरा था रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी, सी मतलब वो मैट्रिक्स जो है ए कॉलन बी मैट्रिक्स, तो यहां पे सी शुड बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल 3। इन दोनों का रैंक 2 का 3 से कब कम आएगा, जब ये भी 0 हो जाए, ये 0 हो ही नहीं सकता, तो ये कंडीशन तो फेल कर गया हमेशा के लिए, ये कंडीशन पास नहीं किया। इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो हो नहीं सकता है। इसके सॉल्यूशन आएंगे यूनिक सॉल्यूशन अगर इसको नॉन जीरो रखेंगे, कहेंगे लैम्डा -1 नॉट इक्वल टू 0, तो नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो 3 हो गए, और इसमें नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो 3 दोनों में हो गए, और नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर हो गए, तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। दैट इज लैम्डा नॉट इक्वल टू 1 हो तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा।
लेकिन मुझे चाहिए नो सॉल्यूशन के लिए, क्या चाहिए? नो सॉल्यूशन में लिखा था रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी। तो सी का रैंक देखे तो 1 2 3, यहां पे 0 पे होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां नॉन जीरो है, तो सी का रैंक तो 3 है, तो इसका रैंक घटाना पड़ेगा। तो इसका रैंक घटाने के लिए यहां से 1 यहां तक 2, ये 3 नहीं पूरा 3 कर दिए, अगर ये 0 तो 2 ही होगा, तो ये 2 आएगा तब जब लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाए। तो इस केस में नो सॉल्यूशन कल जो लिखा था, तो नो सॉल्यूशन आ गया लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0 के लिए, दैट इज लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए नो सॉल्यूशन। तो आंसर आया ये 2, ऑप्शन नंबर 2, वैल्यू उसमें 1 है। अब देखो रैंक से बनाए तो इजीली बन गया, प्योर मैट्रिक्स से बनाते तो बहुत टाइम लगने वाला था, और प्योर डिटरमिनेंट से बनाते तो बहुत टाइम लगने वाला था। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो रैंक से ही फास्ट बनते हैं, खास तौर से नॉन होमोजीनियस के। आपके लिए आज फिफ्थ क्वेश्चन लेंगे, राइट? फिफ्थ क्वेश्चन आपका है एक, यहां पे x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 1। उससे पहले भी एक क्वेश्चन है x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू -1। पहला इक्वेशन x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू -1, दूसरा है x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 1, और यह माइनस x प्लस y माइनस 2z इक्वल टू k, राइट? स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 1 है k नॉट इक्वल टू 3 होगा तो नो सॉल्यूशन, और स्टेटमेंट 2 है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 1 3 माइनस 1 -1 -2 k 1 4 1 not equal to 0 if k equal to 0। इसका ऑप्शन आंसर कैसे देना है वो समझो। पहला ऑप्शन होगा करेक्ट, तब ऑप्शन ए लिखेंगे। कब लिखेंगे? स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है। असर्शन रीजन समझना, आज समझने की कोशिश कीजिए। स्टेटमेंट 1 को कहते हैं असर्शन, स्टेटमेंट 2 कहते हैं रीजन। यहां स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 है, तो पहला ऑप्शन टिक लगाते, 8 पर टिक लगाते। कब? तो स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट आता, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट आता, स्टेटमेंट 2 दैट इज रीजन जो है करेक्ट दिया है स्टेटमेंट 1 का। दूसरा ऑप्शन होता है जब स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 ट्रू, स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड ट्रू, बट स्टेटमेंट सेकंड जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन फर्स्ट का नहीं, दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों सही है, दोनों अलग बातें हैं, दोनों सही है। इस केस में ऑप्शन नंबर 2 पे टिक लगाते, ऑप्शन पे। ऑप्शन 3 पे तब टिक लगाते जब स्टेटमेंट 1 ट्रू हो, स्टेटमेंट 2 फॉल्स हो, सी पे टिक लगाते। और ऑप्शन 4 पे टिक लगाते जब स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग हो, फॉल्स, स्टेटमेंट सेकंड ट्रू हो तो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड में लगाना। अगर दोनों सही हो गया तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है वो ढूंढना मुश्किल काम होता है। बाकी कोई एक गलत हो गया तो जल्दी से टिक लग जाता, उतना उसका कोई दिक्कत नहीं। और स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 सही है और दोनों में कोई लिंक नहीं दिखता है तो वो भी आसान होता है, लेकिन लिंक दिख गया तो फिर डिसाइड करना पड़ रहा है कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, राइट?
अब हम क्या करेंगे, पहले स्टेटमेंट को रैंक मेथड से सॉल्व करेंगे और दूसरे स्टेटमेंट का फिर आपको तरीका बताएंगे कैसे काम होता है। तो पहले स्टेटमेंट को मैंने सी जनरेट किया। सी जनरेट करने में ए वाला पोर्शन कोएफिशिएंट वाला 1 -2 3 1 -3 4 -1 1 -2 बी वाला -1 1 के। अब इसका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स लिखना स्टार्ट करते। यहाँ नॉन जीरो वन है, कोई दिक्कत है नहीं, तो आप डायरेक्ट रो कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं, इंटरचेंज नहीं कर रहे। फर्स्ट को एज इट इज 1 -2 3, यहाँ पे -1। हम क्या करेंगे, इसको जीरो करेंगे तो R2 को रिप्लेस करेंगे, 1 -1 0 हो जाता है, तो R2 -R1, तो 1 -1 0 3 माइनस प्लस, तो यहाँ पे -1 3 माइनस प्लस 3 -3 + 2, तो -1 4 -3 1 और 1 माइनस प्लस 2 यहाँ पे। अब इन दोनों ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो R3 रिप्लेस करेंगे, R3 -R1, तो ऐड किया, सॉरी यहाँ पे ऐड करेंगे, सॉरी R3 + R1 ऐड किया तो 0, ये ऐड किया तो -1, ये ऐड किया तो 1, ये ऐड किया तो k -1। ये 0 हुआ, ये इसके शिफ्ट है इधर, नॉन जीरो एलिमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका टारगेट 0 होना, ये तो एज इट इज 1 -2 3 -1 0 -1 1 2 0। अब हम क्या करेंगे, इसको 0 बनाना है तो सबट्रैक्ट करेंगे, तो R3 को रिप्लेस करेंगे R3 -R2, R3 -R2 0 -0 0 -1 माइनस प्लस, ये 0 हो गया, सबट्रैक्ट करेंगे तो जस्ट यहाँ पे 0 हो गया, ये 1 माइनस, ये भी 0 आया। अब यहाँ पे आया k -3, राइट। अब रैंक ऑफ ये वाला पोर्शन ए वाला है, तो रैंक ऑफ ए 2 हो गया, रैंक ऑफ सी 2 ही आएगा जब k -3 = 0 होगा। तो इस केस में रैंक ऑफ ए = रैंक ऑफ सी = 2 <3। नंबर ऑफ वेरिएबल 3 थे तो <3, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, तो ये तो मुझे लेना नहीं है, ये वाला फेल हुआ, राइट। नो सॉल्यूशन चाहिए, तो रैंक ऑफ ए तो 2 है, रैंक ऑफ सी देंगे, तो रैंक ऑफ सी इक्वल नहीं आना, इक्वल नहीं आने के लिए इसका 3 कर देते, कब, इफ k -3 नॉट इक्वल टू 0, तो इसमें हो गया रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी, तो k नॉट इक्वल टू 3। जब ये वाला कंडीशन होता है तो नो सॉल्यूशन चाहिए था मुझे, नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन का केस लगा, क्या है, k = 3, तो k नॉट इक्वल टू 3, तो k नॉट इक्वल टू 3 आ गया, मतलब स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, इतना तो मालूम हो गया, राइट। स्टेटमेंट 1 करेक्ट होने के बाद अब स्टेटमेंट 2 पे जाएंगे। स्टेटमेंट 2 में पहले डेल्टा लिखेंगे, अगर तो डेल्टा लिखाएगा 1 1 -1 -2 -2 -3 1 3 4 -2, राइट। वन माइनस, इसको, हाँ, अब इसको अगर हम रिप्लेस करके ऐसे लिख लें, सेकेंड वाला पे यहां पे लिख लें -1 1 -2, तो यहां पे लिखाएगा 1 -3
4, राइट, ओके। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता डेल्टा को, नो सॉल्यूशन स्टेटमेंट 2, ये नॉट इक्वल टू 0 चाहिए मुझे, क्या चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 चाहिए अभी। तो ये डेल्टा था, तो नो सॉल्यूशन है केस, नो सॉल्यूशन के केस में डेल्टा इक्वल टू 0 होता है, एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो डेल्टा भी लिख रहे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते, इसको इधर लाके 1 -1 1 3 -2 4 -2 1 -3, तो डेल्टा हो गया। तो ये तो 0 आएगा ही यहां से। अब मुझे ये 0 आना चाहिए नो सॉल्यूशन के लिए। अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तीनों इक्वल और 0 आया तो कहेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, लेकिन चाहिए मुझे नो सॉल्यूशन, वन ऑफ देम शुड बी नॉट इक्वल टू 0। तो डेल्टा 1 यहां से क्रिएट करते, तो 1 -1 1 3 -2 3 -2 4 3 -2 4, और इसकी जगह हम रख लेंगे इसको पहले वाला, इसमें क्या था 1 3, तो यहां पे आएगा -1, यहां पे ऊपर गया था ये तो के 4 आएगा, यहां पे 1 आ जाएगा, राइट। और डेल्टा 1 नॉट इक्वल टू 0 आया, तो नो सॉल्यूशन तो आएगा ही, लेकिन कह रहा है कि के नॉट इक्वल टू 0 के लिए। इसको सॉल्व करेंगे डेल्टा 1 को, तो डेल्टा 1 के नॉट इक्वल टू 0 ही आएगा, डेल्टा 1 नॉट इक्वल टू 0 कब, जब के 0 नहीं रखेंगे। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 जो है फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन हुआ, तो ऑप्शन ए करेक्ट आया। आप इसको फिर से 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको असर्शन रीजन का क्वेश्चन ज्यादा समझ में आता है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आज आपके लिए क्वेश्चन हुआ 6th क्वेश्चन है आपका, राइट। तो ये 6th क्वेश्चन है आपके लिए, तो 3x - y + 4z इक्वल टू 3, 3x - y + 4z इक्वल टू 3, x + 2y - 3z इक्वल टू -2, 6x + 5y + लैम्डा z इक्वल टू -3। दिखाना है कि इसके पास एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है, लैम्डा नॉट इक्वल टू -5 के लिए, और दूसरा सॉल्यूशन फाइंड करना है, सॉल्यूशन इफ लैम्डा इक्वल टू -5 है। दोनों काम करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। दिखाना है कि कम से कम एक सॉल्यूशन आएगा जब लैम्डा नॉट इक्वल टू -5 होगा, और दूसरा जब लैम्डा -5 ले लिए तो सॉल्यूशन दिखाना कैसे होगा। तो पहले इसका ए मैट्रिक्स लिख लो, ए आया 3 -1 4, यहाँ पे सॉल्यूशन भी निकालना है इसलिए पहले सबको सेपरेट लिख लेते, 2 -3 6 5 लैम्डा। बी मैट्रिक्स लिख लेते 3 -2 -3, 3 -2 -3, और x है आपका 3 वेरिएबल x y z, इन दोनों को मिला के c जनरेट करेंगे। तो हम c जनरेट करने जा रहे हैं, तो c जनरेट किया a कॉलम b से, यहाँ 3 -1 4 1 2 -3 6 5 लैम्डा
3 माइनस 2 माइनस 3, राइट। अब हम इसके इक्विवेलेंट मैट्रिक्स जनरेट करना शुरू करेंगे। 1 ऊपर ले आते, तो R1 R2 को रिप्लेस किया, R1 रिप्लेस करने के बाद आ गया यहाँ पे 1 2 माइनस 3, यहाँ पे माइनस 2, यहाँ पे 3 माइनस 1 4, यहाँ पे 3 6 5 लैम्डा माइनस 3, राइट। इसके इक्विवेलेंट फिर से हम निकालेंगे, रो कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। यहाँ नॉन जीरो है, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 1 ले आए, माइनस 3 माइनस 2, यहाँ जीरो करना, यहाँ जीरो करना, तो रो कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं। याद रखना है लैम्डा इक्वल टू माइनस 5 में आंसर निकालना है, इतना याद रखना है। तो इसको जीरो करने के लिए इसमें से सेपरेट कैसे करेंगे, R2 को रिप्लेस करेंगे, R2 माइनस 3 R1, 3 से मल्टीप्लाई करके 3 से सेपरेट करके 0, ये -1 और -6, यहाँ -7, 4 माइनस माइनस प्लस 9, 13 यहाँ पे आएगा, 3 प्लस 6, 3 प्लस 6 9 यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे भी जीरो आना, तो 6 में से 6 जाएगा तो जीरो आ जाएगा। R3 को रिप्लेस करेंगे, R3 माइनस 6 R1 से, तो यहाँ 6 रखेंगे यहाँ पे, और 6 1 जो 6, तो 0, यहाँ पे 5 माइनस 6 12 माइनस 7 लैम्डा माइनस माइनस प्लस 6 3 काट रहा है यहाँ पे -3 6 कट रहा प्लस में -3 के बाद माइनस प्लस 9 यहां पे, राइट। ये दोनों ऑपरेशन लगाएगा, ऐसा आया। इसके एक और इक्विवेलेंट चाहिए मुझे, अभी इक्विवेलेंट फॉर्म बना नहीं है, इक्विवेलेंट फॉर्म बनाएंगे आप। 1 2 -3 -2, ये नॉन जीरो है, 1 करो या ऐसा ही रन, तो कोई दिक्कत नहीं है, बताया था नोट करने के लिए नोट किए होंगे आप लोग। लेकिन ये जीरो है, तो इसके ये जीरो है, ये नॉन जीरो है, ये जीरो है, तो इसके लेफ्ट में जीरो नॉन जीरो आना, इसके बराबर में नॉन जीरो, तो यहाँ का जीरो आना। तो आप क्या करेंगे, 7 में 7 जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो R3 को रिप्लेस करेंगे R3 माइनस R2 से, तो -7 माइनस प्लस 0, लैम्डा 18 में से 13 गया 5, 9 में से 9 गया 0। ये हुआ फाइनल सी वाला मैट्रिक्स। ओके, अब हम लोग ये वाला पोर्शन ए का, ये वाला पोर्शन रैंक ऑफ ए देखते हैं और रैंक ऑफ सी देखते हैं। सी का मतलब ए कॉलन बी, ये टर्म यहां से यहां तक देख। अब हम लिखेंगे यहां से, पहला चीज एक सॉल्यूशन चाहिए, कम से एक सॉल्यूशन, तो रैंक इसमें 1 2 3 रो है, तो 3 रो है, वेरिएबल 3 है, तो सॉल्यूशन आने के लिए वो नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर आना ही चाहिए। तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू शुड बी 3 चाहिए कंपलसरी। 3 वेरिएबल है, कितने हैं, 1 2 3 एक्स वाई जेड, तो 3 रैंक चाहिए, 1 नॉन जीरो 2 नॉन जीरो, इसको भी नॉन जीरो होने के लिए तो जीरो, ये नॉन जीरो है ना, तो कंपलसरी रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3 आएगा। जब लैम्डा प्लस 5 शुड नॉट इक्वल टू 0 होगा, दैट इज लैम्डा नॉट इक्वल टू -5 आएगा। लेकिन अभी मैच नहीं किया कि रैंक, अभी मैं अब रैंक ऑफ ए कॉलम बी देखेंगे, तो ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, यहां जीरो, ये अगर नॉन जीरो हो गया, ये नॉन जीरो कर चुके हैं हम यहाँ पे, तो ये भी नॉन जीरो हो गया, तो 1 2 3, तो इसके भी रैंक 3 आ गए। तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए कॉलम बी इक्वल टू 3 इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल हो गया।
तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यूनिक सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, तो ये एटलीस्ट वन लैम्डा नॉट इक्वल टू -5, तो लैम्डा नॉट इक्वल टू -5 लाया है, तो आंसर मैच किया। राइट राइट। अब हम क्या करेंगे, दूसरा सेक्शन निकालेंगे। अब सारे सॉल्यूशन निकालने का जब लैम्डा इक्वल टू -5, तो लैम्डा इक्वल टू -5 यहां पे रखेंगे और यहां से ए बी सी जल्दी जल्दी निकाल लेंगे। तो लैम्डा इक्वल टू -5 अगर रखा है यहां पे, तो मैट्रिक्स बनेगा यहां पे 1 2 -3 0 -7 13 0 0 -5 रहेगा, तो ये भी 0, ये -2, ये 9, ये तो 0, लैम्डा इक्वल टू -5 पे हो गया। ओके, अब यहां से ये वाला पोर्शन ए से आया होगा, तो ए से यहां लिख लेंगे 1 2 -3 0 -7 13 0 0 0। ये वाला पोर्शन बी से आया होगा, तो बी लिख लेंगे -2 9 0। अब सॉल्व करने चलेंगे फाइनल। देखो इसी में सॉल्यूशन भी आता है, रैंकिंग देखने के बाद इक्विवेलेंट फॉर्म में जनरेट करने के बाद। तो ax इक्वल टू b था, यहां कर लेंगे a का लिखेंगे 1 2 -3 0 -7 +13 0 0 0। यहां पे x है तो x y z, यहां पे -2 9 0। हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहला वाला मल्टीप्लाई 1 x + 2y -3z, दूसरा का -7y + 13z, तीसरा का 0, इधर -2 9 0, तो 0 0 आएगा। अब इक्वेट करेंगे, तो पहला x + 2y -3z इक्वल टू -2, राइट। दूसरा -7y + 13z इक्वल टू 9, ये 0 है, 6 नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे, z को कोई के वैल्यू लेंगे, क्योंकि वेरिएबल 3 इक्वेशन 2 नाइंसाफी है, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। क्या आएंगे, तो लैम्डा इक्वल टू -5 दैट इज लैम्डा + 5 इक्वल टू 0 रखा था, तो 2 रो हो गए थे। तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ बी बट लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल आ गया था रैंक, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आया था। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आना चाहिए, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन किसी एक वेरिएबल को k मान लेते हैं, कोई इंटीजर वैल्यू, कोई भी वैल्यू है, रियल वैल्यू। ओके, तो यहां से -7y + 13k इक्वल टू 9, इसको इधर लगे तो 13k -9 इक्वल टू 7y, तो y इक्वल टू 13k - 9 अपॉन 7, ये y का आया। अब k कोई भी रियल नंबर है, जैसे रखेंगे z चेंज होगा तो y भी चेंज होगा, क्योंकि यहां भी k है। अब x निकालेंगे तो x + 2 टाइम्स y की वैल्यू रखेंगे 13k - 9 अपॉन 7, और z का k रखेंगे यहां पे -2, राइट, -2। ओके, तो अब x प्लस 13 दूना 26, k 9 दूना 18, 7 3k -2, x प्लस 26k 18 7 21k अपॉन 7 इक्वल टू -2, x प्लस 26 में गया तो माइनस +5 21 5 26 -18 अपॉन 7 इक्वल टू -2,
x इक्वल टू उस साइड ले गए तो -2 -5k -18 अपॉन 7 x इक्वल टू एलसीएम ना -14 हुआ तो माइनस माइनस प्लस 5k सॉरी माइनस प्लस माइनस 5k माइनस माइनस प्लस 18 अपॉन 7 तो फाइनल x इक्वल टू 18 में से 14 4 माइनस 5k अपॉन 7 ये x का वैल्यू आया। y का वैल्यू आया 13k माइनस 9 अपॉन 7 एंड z का वैल्यू k बिलोंग्स क्या है रियल, k बिलोंग्स रियल। अब क्या देखते कि k के फॉर्म में जिस तरह से k चेंज करेगा x y z चेंज करेगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो ये लैम्डा इक्वल टू -5 पे फाइनल सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन में आंसर मैच करता आता है कि नहीं आता है। z इक्वल टू x इक्वल टू 4 माइनस 5k अपॉन 7 y इक्वल टू 13k माइनस 9 अपॉन 7 z इक्वल टू k इतना आंसर आया। ओके राइट। अब आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम सो आई विल स्टॉप हियर। नेक्स्ट डे आई विल एक्सप्लेन 2 or 3 questions, then I will start next topic. Okay, then I will start next topic. मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, 1 hour होने वाला है, आपका लेक्चर खत्म होने वाला है। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपको, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और मैं 15 to 20 मिनट का वीडियो जो 2-3 क्वेश्चन है अच्छे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन बना के ही आपको पहले भेज दूंगा। उसके बाद आपसे हम फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप लोग अच्छा कर रहे होंगे उम्मीद करते हैं। इसी के साथ हम इसी वर्ड के साथ यहाँ पे लेक्चर एंड करते हैं आज का।